हाय फ्रेंड्स। आज हम 17वें चैप्टर का आगे का भाग शुरू करेंगे। वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ स्वरूप बहुत अच्छा था। वह कर्म और श्रम के सिद्धांत पर आधारित थी। जन्म से इसका कोई संबंध नहीं था। कर्म से कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र हो सकता था। वर्ण व्यवस्था व्यवसाय से जुड़ी हुई थी और वर्ण विभाजन जन्मजात नहीं था। आवश्यकतानुसार कोई भी व्यक्ति अपना व्यवसाय बदल सकता था और इसके साथ ही उसका वर्ण भी बदला जाता था। इन वर्णों में अपने खान पान तथा वैवाहिक संबंधों पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं था और न ही छुआछूत थी। न तो किसी वर्ण को छोटा माना जाता था और न ही अपवित्र। ऋग्वेद में एक स्थान पर एक व्यक्ति कहता है कि मैं मंत्र का निर्माता हूँ, मैं वैद्य हूँ और मेरी माता पत्थर की चक्की से अन्न पीसने वाली महिला है। इससे स्पष्ट है कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म प्रधान न होकर कर्म प्रधान थी। वैदिककालीन राजनीतिक जीवन। आर्यों के राजनीतिक जीवन का मूल आधार कुटुंब था। कई कुटुंबों को मिलाकर एक ग्राम बनता था। ग्राम के अधिकारी को ग्रामणी कहते थे। कई ग्रामों के समूह को मिलाने पर विश्व नामक इकाई बनती थी, जिसका अधिकारी विश्वपति कहलाता था। कई विश्वों के समूह से जन नामक इकाई बनती थी, जिसके अधिकारी को शासक अथवा राजन कहा जाता था। जनों का राजनीतिक संगठन प्राय एक जैसा था। राजन और उसके कार्य। राजन राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था। सामान्यतः राजा की मृत्यु बाद उसका पुत्र शासक बनता था, अर्थात उसका पद पैतृक था। परंतु कभी कभी जनता नए राजा का निर्वाचन भी करती थी। राज्य की समस्त शक्तियां उसके हाथ में केंद्रित थी। वह राज्य के कर्मचारियों तथा अधिकारियों को नियुक्त करता था तथा उन्हें पदोन्नत एवं पदच्युत भी कर सकता था। उसका निर्णय अंतिम अधिकारियों को नियुक्त करता था तथा उन्हें पदोन्नति एवं पदच्युत भी कर सकता था। उसका निर्णय अंतिम समझा जाता था, किंतु वह मनमानी नहीं कर सकता था। अपने मंत्रिपरिषद से विचार विमर्श करने के बाद वह अपनी नीति निर्धारण कर सकता था। उसको परामर्श देने के लिए सभा एवं समिति नामक दो संस्थाएं थी। समिति जनता के सदस्यों का संगठन था, जबकि सभा केवल मुख्य पदाधिकारियों एवं विद्वानों की बैठक थी। सभा एवं समिति को काफी प्रशासनिक अधिकार प्राप्त थे। वे राजा को पदच्युत एवं निर्वाचित कर सकती थी। वे राजा को शासन कार्य चलाने में सहायता देती थी और उनकी शक्तियों पर अंकुश रखती थी। शक्तिशाली राजा भी इन संस्थाओं के निर्णयों की अवहेलना करने का साहस नहीं कर सकता था। वेदकालीन आर्थिक जीवन। आर्यों का आर्थिक जीवन काफी उन्नत था। उस समय लोगों की आजीविका के मुख्य साधन कृषि, पशुपालन एवं व्यापार आदि थे। कृषि। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। वे गेहूं, चावल आदि फसलें पैदा करते थे। इस काल में कृषि वर्षा पर निर्भर थी। वर्षा के अभाव में कुएं तथा नहरें भी जल सिंचाई के साधन थे। खेती का काम हल व बैल से किया जाता था। अच्छी फसल के लिए खाद का प्रयोग भी किया जाता था। प्रत्येक गांव में दो प्रकार की भूमि होती थी। प्रथम उर्वरा एवं द्वितीय खिल्य। उर्वरा भूमि पर फसल पैदा हो सकती थी। ऐसी भूमि पर किसी न किसी व्यक्ति का अधिकार होता था। खिल्य भूमि उसे कहते हैं जो बंजर
होती थी। ऐसी भूमि पर समस्त गांव का अधिकार होता था। वहां पर ग्रामीण अपने पशु चराते थे। पशुपालन आर्यों का दूसरा मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। उस समय आर्य लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी एवं घोड़ा आदि पशुओं का पालन करते थे। गाय का उनके जीवन में विशेष महत्व था। शिल्प आर्यों ने शिल्पकला में भी बहुत उन्नति की थी। वे कपड़ा अच्छा बुनते थे तथा चमड़ा रंगने एवं आभूषण बनाने की कला में भी दक्ष थे। बढ़ई लोग हल, बैलगाड़ी, तख्त, चारपाई, नौकाएं आदि बनाने में काफी निपुण थे। कुछ लोग लोहार, सुनार, कुम्हार आदि का कार्य भी करते थे। इस समय वैद्य भी थे जो कि चिकित्सा का कार्य करते थे। इन लोगों के धंधे के संबंध में विशेष बात यह थी कि किसी भी शिल्प को हीन नहीं समझा जाता था। शिल्पकार समाज में आदरणीय थे। व्यापार आर्य लोग व्यापार भी करते थे। व्यापारी वर्ग को पणि कहा जाता था। विदेशी व्यापार जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था। व्यापार के लिए वस्तु विनिमय का प्रयोग होता था। ऋग्वेद के अध्ययन से पता चलता है कि उन दिनों निष्क नामक सिक्का भी प्रचलित था। स्वर्ण निर्मित इस सिक्के का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था। उस समय वस्तुएं ऊंटों, छकड़ों एवं घोड़ों द्वारा एक से दूसरे स्थान पर भेजी जाती थी। फ्रेंड्स, आप जो है ऋग्वेद कालीन नदियों के नामों की लिस्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।